पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ अपने चेहरे बदल रही है और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद बहुत कुछ ऐसा देखने में आ रहा है जो शायद कुछ भी नया नहीं है। हारने वालों को अपनी शिकस्त कबूल नहीं और जीतने वालों की जो कामयाबी है उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह पे नताइज को चैलेंज किया गया है और जबकि दूसरी तरफ आम आदमी की जो ख्वाहिश है वो ये है कि जो भी पार्टी जिसको उसने वोट किया है वो इक़्तिदार में आए और मसाइल को हल करे और पाकिस्तान की ना सिर्फ तरक्की हो बल्कि आम आदमी के भी हालात कार में बेहतरी आए। आज हमारे स्टूडियोज़ में सीनियर तजिया निगार और कॉलमिस्ट जनाब रोशन लाल साहब मौजूद हैं। हरीफ डिजिटल की तरफ से मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ और इसी मौजू पे हम बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान में हर इलेक्शन पे उसके नतीजा आने के बाद सवालिया निशान क्यों उठाए जाते हैं, क्यों हमें इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं, क्यों हमें अपने अदारों पर यकीन नहीं और कब तक हम इस सूरत हाल से दो चार रहेंगे। जी रोशन लाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सर पहले तो ये बताएं कि हमारे इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट है इलेक्शन पे, इतना पैसा लगता है, सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बखैर ख़ूबी अमन व अमान के साथ इंतखाबात मुनक़िद हुए, लेकिन जूँ जूँ नताइज में ताख़ीर हुई उसके बाद उसके बारे में ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते रहे और अब आज ये सूरत हाल है कि अभी तक जो है वो आइंदा सियासी सेटअप के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन आवाम को भी यकीन नहीं आ रहा, आवाम को भी समझ नहीं आ रही और शायद सियासतदानों को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैर यकीनी की सूरत हाल है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें जी, ये इलेक्शन जो हुआ है इसके बारे में, इसके मतलब पहले आम लोगों की राय थी कि ये इलेक्शन भी साबका इलेक्शनों की तरह मुतनाज़ा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा मुतनाज़ा होगा इसके बारे में कभी किसी ने कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं सामने आ सकी थी। तो लेकिन धांधली जो है, एक तसलसल है पाकिस्तान में धांधलियों का। अगर हम धांधली की बात करें तो सबसे लोग कहते हैं जी कि इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा धांधली हुई, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आप कोई भी इलेक्शन जो है ना उसको उसकी तफसीलात सामने रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पाकिस्तान में आपको बताता हूं कि हमीद गुल ने IGI बनाई थी, बिल्कुल ऐसे ही 88 के इलेक्शन में। बिल्कुल, तो क्या, और उन्होंने इकरार किया था कि जी हाँ मैंने बनाई है, मुझे अगर कोई कटहरे में ले जाना चाहता है तो लेके जाए। असद दुरानी जो है 1990 के इलेक्शन में जी बिल्कुल, उन्होंने वो स्कैंडल आया बैंक का, मेहरान बैंक का, उन्होंने हल्फिया बयान दिया कि मैंने पीपल्स पार्टी की शिकस्त के लिए उसकी मुखालफ जमातों को इत्तेहाद जो था IGI था उसके सियासतदानों में पैसे बांटे। अब इससे ज्यादा धांधलियों के खुले शवाहद जो है कहीं मौजूद है और एतराफात जो सबसे बड़ी बात है जी। ऐसे ही बात सिर्फ ये है कि जो सिस्टम, जिस सिस्टम के तहत ये धांधलियां की गई उस सिस्टम को कभी किसी ने तब्दील करने की कोशिश नहीं, इवन के बेहतर भी शायद नहीं, शायद धांधली में बेहतरी हुई होगी बस यानी जो टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट हुई ना, तरक्की हुई है, साइंटिफिक तरक्की हुई है, इन्होंने उसे बजाय इससे कि उससे बेहतरी लाते उसे ज्यादा धांधली करने के लिए इस्तेमाल किया। और आज जो है ना जी, आज हमें इसमें कोई शक नहीं कि तहरीके इंसाफ जो है वो इस धांधली की वो विक्टिम है। ठीक, लेकिन बात यह है कि अगर हम देखें कि क्या तहरीके इंसाफ के पास मौका नहीं था कि वो सिस्टमैटिक चेंज बेहतर कर सके। 3.5 साल इक़्तिदार में रहे। मैं आपके सामने कासिम सूरी की जो है ना मिसाल पेश करूँगा। बलूचिस्तान डिप्टी स्पीकर रहे हमारे जी, उनके खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी गई, इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ फैसला दिया और उन्होंने, और जो इलेक्शन कमीशन की टैली थी उसके मुताबिक कासिम सूरी चौथे नंबर पे भी नहीं आते थे लेकिन वो कासिम नहीं, उसके बाद उन्होंने स्टे लिया बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, चलता रहा बिल्कुल ऐसे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से स्टे लिया। हाई कोर्ट के बाद उन्होंने वो फिर जब केस चला तो हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसला दिया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, साकिब निसार ने उनके हक में स्टे उन्हें दिया और उसके बाद दोबारा हियरिंग ही नहीं हुई। वो अपना इक़्तिदार उन्होंने। बात ये है कि ये जो समझ लें कि जो कासिम सूरी को जिस धांधली से जताया गया था ऐसी ही धांधली से अब लोगों को जताया गया। अच्छा सर, लोगों का बिल्कुल गैर मुतवक्का इस हवाले से था कि लोगों का ख्याल था कि शायद जिस तरीके से, बल्कि शायद आम आदमी, आप जैसे तजिया निगार और बहुत सारे हमारे दोस्त अपने कालमों में, अपनी तहरीरों में, अपने प्रोग्राम्स में इस चीज़ का इजहार करते रहे कि जिस तरीके से आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं इसका रद्द-ए-अमल खौफनाक भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये वही खौफनाक रद्द-ए-अमल वापस आया? नहीं, रद्द-ए-अमल तो ये है, बल्कि रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है आया है। आप ये कह लें कि जो जिस तरह उन्होंने दबाने की कोशिश की उसके रिजल्ट उन्हें नहीं मिल सके।
अदरवाइज अगर आप देखें तो पिछले इलेक्शनों में जो 2018 के इलेक्शन थे, धांधली के बावजूद 115-16 सीटें थी तहरीक इंसाफ की अपनी जो उन्होंने जीती थी। इस दफ़ा भी अगर आप ये देखें, ये इनका तो दावा है कि जी हमें 50 को कहता 100 सीटों पे धांधली हुई, लेकिन असल में ये है जो हमें नज़र आता है कि शुरू में रिज़ल्ट आए, जब रिज़ल्ट और उसमें ये इनके जो लोग थे वो जीते हैं। जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल जा रहा है इनके खिलाफ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो नज़र आता है वो 25-30 सीटों के ऊपर जो है ना हेरा फेरी हुई लगती है। अच्छा, मतलब इतने बड़े पैमाने पे नहीं, मेरा ख्याल है हमारे पास फैक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से शुरू में रिजल्ट आए और सारे इनके हाथ में गए, जब आए तो कहीं ना कहीं ये फैसला हुआ कि ये भी हमारा अंदाजा है कि जी कहीं ना कहीं फिर फैसला हुआ और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ है वो नया उसमें कोई नहीं, नई कोई बात नहीं। अच्छा रोशन साहब, ये मतलब अगर यही सिलसिला चलते रहे तो फिर ये इतने पैसे लगा के इस प्रोसेस की मतलब क्या ज़रूरत है? फिर जब आपने कहीं और फैसले होने हैं उम्मीदवारों के हवाले से, किसी को गिराने और किसी को उठाने के हवाले से, तो फिर ये मतलब ये तो ऐसे लगता है कि जैसे आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने की बात। जी बिल्कुल, और आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया वो समझा जा रहा है। यानी जो प्रोपेगेंडा होता है ना, उसमें ये पहले से सोचा गया होता है कि आम आदमी बेवकूफ़ है, उसे हमने मज़ीद बेवकूफ़ कैसे बनाना है और उसी पॉलिसी के तहत चलता है। लेकिन सूरत हाल ये है अब ये इलेक्शन, मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम ना लगाया गया हो, लेकिन साहब जो इलेक्शन हुआ, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा विक्टिम जो है ना साहब का जो इलेक्शन हुए हैं वो पीपल्स पार्टी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं कि वो भी जहां उन्हें मौका मिलता वो भी इस सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये है कि वो उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं धांधलियों का शिकार हम हुए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पॉजिटिव जो काम किया है, उन्होंने कभी पार्लियामेंट में जितनी भी उन्हें स्पेस मिली है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम इसको खाली छोड़ देंगे। उन्होंने कहा यार कि हम जो कुछ हमारे खिलाफ हो चुका है, एक पॉलिटिकल कंपैरेटिवली एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, उन्होंने कहा जी जो कुछ हो चुका है, जितनी भी छोटी स्पेस हमें मिल गई है हम कम से कम इसे इस्तेमाल करें। अब पीपल्स पार्टी को तो ये भी होता रहा है कि वो कहते हैं धांधली 14 सीटें मिली। बिल्कुल ऐसे ही, यानी एक ऐसा भी मौका आया जब बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद लीडर ऑफ द अपोजिशन थी नवाज शरीफ की दूसरी गवर्नमेंट में, तो 14 सीटें पीपल्स पार्टी के खिलाफ। लेकिन उन्होंने पार्लिमानी जो निज़ाम था उसके लिए वो मतलब जो वो कर सकते थे नहीं, और उसमें किया उन्होंने, और उसमें पॉजिटिव रोल ये प्ले किया कि जब 14वीं तरमीम हुई जिसमें 52A जो है ना 58(2)B ख़त्म की नवाज शरीफ ने, तो वो यूनानिमसली ख़त्म हुई। बिल्कुल ऐसे बेनज़ीर ने उसमें अपना वोट, हालांकि उनके ऊपर मुकदमा बन रहे थे सारा कुछ, तो मेरे ख्याल में कि आप फॉर द टाइम बिंग अब जो भी है 90 से 100 के दरमियान सीटें बहुत बड़ी सीटें होती हैं। और अगर आप ये देखें कि मैंने आपसे जिस तरह पहले कहा कि जो इस वक्त है, पिछले साल इनकी 116 सीटें थी, अब इन्हें 90-92 दी गई हैं। पिछली दफ़ा इनके ऊपर था धांधली का इल्ज़ाम कि इन्होंने धांधली की, आज ये धांधली का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन धांधली ना भी हुई हो तो इनके पास ऐसा मैंडेट नहीं था, सादा अक्सरियत भी नहीं आ सकती, फिर भी तो इत्तेहादी हुकूमत ही बनानी थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर कहते हैं कि जी अवाम ने जो राय दी है, अवाम की राय जो है ना वो स्प्लिट मैंडेट है, ठीक, तो मुल्क को जो इस वक्त मसाइल हैं सारे, वो हर कोई कह चुका है कि जी कोई भी जो है ना जी पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पे नहीं हल कर सकती। तो यहाँ एक सिलसिला शुरू हुआ है कि जी पिछली हुकूमत की खराबियाँ उसकी वजह से जो है ना जी हमें ये करना। तो इस वक्त एक मौका है, जैसा भी है धांधली हुई है, जो भी हुआ है, इस वक्त एक मौका है। अवाम ने स्प्लिट मैंडेट दिया है और उसका मतलब यही लिया जाता है कि यार कौमी हुकूमत बनाई, तो कौमी हुकूमत बना के मशावरत से फैसले किए जाएँ। मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं, बजाय इसके कि जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, पार्लियामेंट में बैठे जो भी अपोजिशन बने उसको ऑन बोर्ड लिया जाए। और बल्कि यहाँ तो ये भी मतलब हो सकता है, जिस तरह के मुल्क के मसाइल हैं, अब यहाँ पे ना इंतशार कोई किसी भी किस्म का, हमारा मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, ना किसी एडवेंचर का, 9 मई जैसे किसी एडवेंचर का मुतहम्मल हो सकता है। रशीद साहब, आपने कहा कौमी हुकूमत, तो इस कौमी सेटअप में जो आप देखते हैं कौमी हुकूमत के, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं
उनकी जो स्टेटस है वो तो अभी तक ज़ाहिर है जब तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक तो उनका स्टेटस वाज़िया नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि वसीतर मुल्की मुफाद में एक कदम आगे बढ़ के उनको भी साथ नहीं मिलाने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन क्या वो साथ मिलने की ख्वाहिश रखते हैं? और ज़ाहिर वो उनके चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया। तो नहीं, उसमें फिर ये है ना, उन्होंने ये तो कह दिया कि हम नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर करेंगे क्या? बिल्कुल है ना, जो कुछ भी होना है वो होना तो आइन और कानून के दायरे में रह के जो बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई उन्होंने ये नहीं बताया कि यार ये मैं ये नहीं ये करूंगा, ये तो उन्होंने कह दिया। जो इमरान खान कहता था चोर चोर चोर, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, चोर चोर गौहर बैरिस्टर गौहर ने नहीं कहा, लेकिन बात वही की बात वो मतलब। लेकिन फिर इनकी अपनी पोजीशन क्या होगी? मतलब ये फिर अपोजिशन में बैठ पाएंगे? ये क्या करेंगे? नहीं, अपोजिशन में भी जाहिर है फिर गवर्नमेंट तो बननी है। बिल्कुल। और इसमें सबसे जो अहम बात है ना इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, आईनी चैलेंज है, जो वो है कि हमारी सेनेट मार्च में उनके इंतखाबात मार्च में खत्म हो रही है, आधे लोग खत्म हो रहे हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो यही है कि ये सेनेट का जो है ना जी इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक, वो हलफ लेके फौरी तौर पे उसकी तैयारी की जाए। और ये भी जो 90 लोग हैं, अब ये तो मतलब हुआ ना कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने आज़ाद जो है बना सकते हैं सेनेटर, जिस तरह आज़ाद एमएनए इन्होंने बनाए हैं अपनी जिनके मतलब एक देखें जी बहुत अच्छी खासी सादा अक्सरियत से ये बलूचिस्तान अपना KPK में गवर्नमेंट बना सकते हैं, इन्हें किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी और जहाँ भी है ये अपना सेनेट में अपना सियासी किरदार अदा करने की जरूरत तो है। लेकिन इस तरह जहां हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो इत्तेहादी जमातें जो 16 माह जिन्होंने PDM के नाम से इक़्तिदार को एंजॉय किया, आपको क्या लगता है कि आइंदा दिनों में हम ऐसा ही कोई सेटअप देखने में आ रहा है या उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा? देखिए जी, उसमें जो है ना, उसमें मुस्लिम लीग नून जहाँ तक है, ये PDM की दो बड़ी जमातें थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। लेकिन जब PDM की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो दोनों की तरफ से कहीं ऐसा जो है ना नहीं नज़र आया तासुर कि दोनों मिलकर दोबारा हुकूमत बनाने की ख्वाहिश, बल्कि बारहा उन्होंने इजहार भी किया। बिलावल की तरफ से बारहा इजहार आया। उसमें ये हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि क्योंकि आम जो एक ख्याल है, तासुर है, ये ख्याल है कि इनका जो है ना जी कहीं ना कहीं हुआ था कि यार आइंदा गवर्नमेंट जो है ना वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। ठीक। अब ये देखें कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि जो फ़ायदा हुआ है ना, यानी ज़ाती फ़ायदे जो हुए हैं जी, वो पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदे नहीं हुए इस इलेक्शन में, 8 फरवरी के इलेक्शन में या PDM की गवर्नमेंट जी। ठीक हो गया। वो तो उन्होंने बारहा कहा कि मुकदमात भी इन्होंने अपने खत्म कराए, सारा कुछ बिल्कुल उन्हीं का हुआ, उनके बेनिफिशरीज तो वही रहे। उसमें वो ये था कि वो सिर्फ 7 सीटें थी परवेज़ लाई के मुस्लिम लीग काफ के पास, और वो मिन्नतें कर रहे थे 7 सीटों वाले की कि यार वजारत आला ले लें, असम्बली ना तो वजारत आला ले लें। तो अगर जिस तरह के फ़ायदे वो लेना चाह रहे थे, अगर वो उस वक्त पीपल्स पार्टी कहती कि भाई वजारत उज़्मा बिलावल ने लेनी है, ठीक, तो वो क्या ना देते? उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी। वो जो 7 सीटों पे वजारत आला देने के लिए तैयार थे, वो 60 सीटों वाली पार्टी को वजारत उज़्मा क्यों ना देते, क्योंकि अपने काम करवाने थे। लेकिन मेरे ख्याल में उस आम जो सुनने में आया था कि कोई ना कोई इनकी आपस में सेटलमेंट हुई थी कि आइंदा जो है ना, लेकिन उसमें फिर जो एक होता है ना, इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनते हैं, बंदे के रुझानात का पता चलता है, तो उसमें मुस्लिम लीग नून जो है उसका रुझान या इस तरह का कहीं हमें नहीं नज़र आया कि जी वो कोई जो है ना आइंदा ऐसा, उसका ये ख्याल था। वो तो दो थे, वो तो यकीन के साथ है कि वो तो सादा अक्सरियत तो दूर की बात, उनका ख्याल तो था कि वो दो थे, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसीलिए फिर पीपल्स पार्टी ने भी जब ये देखा कि ये एकदम इन्होंने आंखें फेर ली हैं, तो उसके बाद फिर बिलावल का रवैया भी जो है ना हॉकिश हो गया था। उसने अपना कैंपेन के दौरान बहुत तनकीद, अच्छा लेकिन उसमें मैं आपको ये बताऊं, बिलावल का रवैया हॉकिश था लेकिन जरदारी साहब का नहीं था। जी, और दोनों के बयानिए में ज़मीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल ऐसे ही। और आज हम अगर ये बात करें, यहाँ मुझे कोई आर नहीं है, किसी हिचकिचाहट के बगैर में ये बात कर रहा हूँ कि बिलावल का जो बयानिया है वो लोगों के लिए काबिल कबूल, लोगों ने उसे काबिल कबूल नहीं समझा। ठीक। और मैं उसके बयानिए की शुरू कर रहा हूँ, उसने PDM की गवर्नमेंट के दौरान
पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी और उसमें उसने यही कहा था कि सिस्टमैटिक सिस्टम में तब्दीली चाहिए, और उसने जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ को बुजुर्गों का काम नहीं, ये बुजुर्गों का बाद की बात है। पार्लियामेंट में उसने ये कहा था कि जनाब मैं नहीं चाहता जिस तरह जो चल रहा है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस तरह आप जेलों में गए हैं इसी तरह मैं और मरियम दोबारा जेलों में जा सकते हैं। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आप जनाब खुदारा इसे बदलने की कोशिश करें कि ऐसे ना हो कि हम भी जाएं। तो ये उस अपनी बयान के तसलसल ने उसने कहा था कि बुजुर्गों का काम अब ये नहीं है। तो लेकिन वो फिर उसके बाद फिर उसने वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को भी बड़ा वो सारा रखा उन्होंने, लेकिन वो सारा जो उसका बयानिया था वो सोशल मीडिया पर तो बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन जिस तरह से और ख़ास तौर पे पंजाब में जो पीपल्स पार्टी को कहीं अब लावल खुद अपनी निशिस्त और लाहौर जैसे इसका मतलब है कि उसका जो कबूल नहीं किया गया, उसका काबिल लोग कहते हैं कि पिट गया, मैं कहता हूँ नहीं ये पॉजिटिव लफ्ज नहीं है इस तरह, क्योंकि उसने जो बयानिया था वो बड़ा साहिब था। बिल्कुल ठीक उसमें हम नहीं कह सकते, सियासी स्टांस होता है। और दूसरा अच्छा रोशन साहब मुझे ये बताइएगा कि ये सारी सूरत हाल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, आप आइंदा दिनों में जो सियासी सेटअप बनने जा रहा है आप उसको किस तनाजुर में देखते हैं कि क्या मरकज़ में कौन होगा और पंजाब किसके पास आएगा? क्योंकि KPK तो बड़ी वाज़ह हो गई कि जो है PTI की आज़ाद उम्मीदवारों के पास चलिया गया, सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास चला गया, बाकी बलूचिस्तान में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का गालिब इम्कान यही है कि उनकी तादाद ये बताती है। मरकज़ और पंजाब में आपको क्या लगता है कि इक़्तिदार जो भी होगा, आपको क्या लगता है कि वज़ीर आला कौन बन सकता है और प्राइम मिनिस्टर कौन, आप किसको देखते हैं? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून का तो यही स्टांस लगता है कि चौथी मरतबा हर सूरत में वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ को। ठीक। और अभी तक पीपल्स पार्टी के जो फैसल करीम कुंडी हैं, जो तर्जमान है बिलावल भुट्टो जरदारी के, उसका जो बयान आया कि नहीं हम जो है ना हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा ज़ाती बयान है। ठीक। मुस्लिम लीग का तो यही और उनकी तरफ से यह है कि हम आधी टर्म के लिए जो है ना वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि ये जो जिस तरह 2018 के इलेक्शन के बाद था कि अपना सिंध में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत थी और KPK में PTI को वाज़ेह अक्सरियत थी, इस इलेक्शन में भी यही कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद जो है असम्बलियाँ, नेशनल असम्बलियाँ, ज़ाहिर है नेशनल असम्बली की जो पोजीशन है वहाँ से यानी वफाकी हुकूमत बनेगी, पंजाब से पंजाब की हुकूमत बनेगी सूबाई, और बलूचिस्तान, ये तमाम जो जहाँ जो पार्टियों की सीटें हैं इन असम्बलियों में, तो ये तमाम जो 3 हुकूमतें होंगी, 2 सूबों की और 1 वफाक की, ये हुकूमतें बहुत ही फरजाइल होंगी। ठीक। वो इतनी फरजाइल होंगी कि यानी वो अपना 2018 के बाद तो एक निकाल लिया उन्होंने टाइम 4-4 साल, और यानी ये 2 हुकूमतें सिंध और KPK की, ये तो मतलब होंगी दोनों पार्टियों के पास जितने बंदे हैं। बाकी तीनों हुकूमतें वो किसी वक्त भी जो है ना असम्बलियाँ टूट सकती हैं, हुकूमतें ख़त्म हो सकती हैं और वहाँ पे इंतशार रहेगा। मतलब जो भी स्टेबिलिटी जो है, जो भी वज़ीर आज़म बने, जो भी वज़ीर आला बने, वहाँ इंतशार की कैफियत स्टेबिलिटी। और फिर ये है कि अगर वहाँ मुल्क के इतने बड़े हिस्से में इंतशार होगा 2 सूबों में, मरकज़ में, तो उसका असर फिर उस इंतशार का असर वो सिंध और KPK पे बिल्कुल ऐसे ही। व्यूअर्स, आपने रोशन लाल साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन एक तजिया नगार जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से जब बात करता है तो वो सियासी पस मंज़र जो है उसका माजी का जो पस मंज़र है उसको मद्देनज़र रखता है, और उन्हीं के नतीजे में जो फोरकास्ट है वो उसका भी यही तरीका है कि माजी में जो कुछ होता रहा है उसी की बुनियाद पे चीज़ें आती हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नई डेवलपमेंट भी हो सकती है, नए ख़यालात अपना तक़वियत पकड़ सकते हैं, और चूँकि क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी तेज़ी से ये आपस में मुशावरत जारी है, और दोनों पार्टियों ने बिलाखिर किसी न किसी नतीजे पे पहुंचना है। और जैसा कि आज ही उनकी तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से ये वाज़ेह मौक़िफ़ हमें देखने में मिला कि पाकिस्तान की सलामती की बात जब होगी तो मेरा ख़्याल है कि आपस के इख्तलाफात जो हैं वो बालाताक रख के उसको ही आगे लेके चलना चाहिए। नई गुफ्तगू नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ख्वाजा आफ्ताब हसन और टीम को इजाज़त दीजिए। रोशन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।